स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। देश की राजनीति में आजकल जो हो रहा है, उसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक विचित्र सी घटना है जिसके ऊपर और गहराई से गौर किया जाना चाहिए क्योंकि वो उसके बारे में जो बातें कही जा रही हैं, वो पहली निगाह में उन पे विश्वास नहीं होता। वो बात ये है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सीन से बिल्कुल गायब हैं। ये बड़ी बात है। अमित शाह ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने दबंगपने, अपनी आक्रामकता और अपने बड़बोलेपन और विपक्षियों को बिल्कुल कोई किसी किस्म की तरजीह न देने के लिए जाने जाते हैं। इनको नरेंद्र मोदी का सिपहसालार कहा जाता है। तो ऐसे नरेंद्र मोदी तो गायब हैं ही सीन से, नरेंद्र मोदी के सिपहसालार भी गायब हैं पूरी तरीके से। जबकि उनके बारे में पहले कहा ही जा रहा था कि आजकल नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं में लगे रहते हैं और अमित शाह लगातार सरकार चलाने के मामले में शक्तिशाली होते जा रहे हैं। दरअसल सरकार के किंग पिन वही बनते जा रहे हैं। वो अमित शाह पूरी तरीके से सीन से गायब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो राहुल गांधी ने उनको अपने ट्रैप में फंसा लिया है, राहुल गांधी ने उससे पैरेट गन वाला सवाल उठाया है, अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए अमित शाह गायब हैं। तो ये जो अमित शाह का सीन से लापता होना है, ये मेरे ख्याल से पिछले 12 साल में पहली बार घटित हुआ है। घटनाएं गंभीर हुई हैं, सरकार सकते में है, सरकार की प्रतिष्ठा को भी बहुत धक्का लगा है। लेकिन क्या ये सब पर्याप्त कारण है इस बात की व्याख्या के कि अमित शाह सीन से पूरी तरह गायब है? जी। ये आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित तौर पर इस समय ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। प्रधानमंत्री तो अपने बचाव में अपने आईटी सेल और दूसरों पर निर्भर ही रहने पर संतुष्ट नहीं है। स्वयं मोर्चा लेके आ गए हैं। वीडियो बना के रात में, आधी रात को खुद ही फोन से वीडियो बना के भेज रहे हैं, फिर एडिट करके भेज रहे हैं, फिर प्रॉपर शूटिंग करके भेज रहे हैं और योजनाबद्ध ढंग से उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन में जिसका मतलब होता है। उनके वीडियोस जो पिछले दिनों आए हैं करीब 5, उनको करीब 98 करोड़ बार देखा गया है। यानी इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी विजिबिलिटी बहुत है, उनका अकाउंट बहुत भारी है। उनका जो पहला वीडियो आया था जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने जारी किया, जो संभवतः फ़ोन से खींचा गया था क्योंकि वो बहुत करीब था और उसमें तकनीकी बहुत खामियां थी जिस पर तुरंत आलोचना हुई। तो अब उसमें आलोचना करने वालों ने ज़्यादा देखा या समर्थन करने वालों ने ज़्यादा देखा, ऐसी कोई एनालिसिस कर पाना संभव नहीं है। या जो भी एआई के टूल्स वगैरह हैं, मैंने कई वो मोर्चे पे लगाया था लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन संख्या की दृष्टि से प्रधानमंत्री की जो एक्टिविटी है उसने बहुत सारे लोगों को खींचा। अब वो आलोचना के लिए खींचा कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आलोचना के जो वीडियोस हैं उनको भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा। दूसरी बात यह है कि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। छोटे छोटे असंख्य बच्चे इतनी चीजें बना के और तुरंत जैसे ही ये आया 1 घंटे के भीतर उसके जवाब आ गए कि ये सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रहे हैं, अपनी माँ का नाम लेके और माफ करने का नाम लेके ये भावनात्मक प्ले कर रहे हैं। उनके समर्थक भी आए सामने, उन्होंने उसको उस तरह से अंगीकार किया जैसा चाहा गया था, लेकिन उनकी आलोचना कम नहीं हो रही और बच्चे इतने बना के भेज रहे हैं। हम लोग भी आपस में जो मित्र मंडल है एक दूसरे से इस प्रतिक्रिया को शेयर कर रहे हैं। ये एक चीज बता रहा है कि इस देश में जो नौजवान है, खासकर ये जेनजी जो है 20 साल से प्लस माइनस 5 इधर उधर, इसमें असाधारण बेचैनी है। ये बेचैनी शांति ही नहीं हो रही। ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा जैसे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है इसके मन में कुछ और उद्विग्नता है, कुछ और चाहती है। ये अब इस देश को इस हाल में नहीं देख पा रही है। ये इस देश में ये जो झूठ की नौटंकी है जो पिछले 12 साल से चल रही है और उसके पहले स्थापित करने में भी 8-10 साल इसको लगे थे, ये इससे सहमत नहीं है। ये इंटेलेक्चुअली डिफीट कर चुके हैं इसको। इंटेलेक्चुअली डिफीट, मैं जानबूझ के कह रहा हूं इसको, कि मैं ये पा रहा हूं कि सरकार की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है उसमें चालाकियां हैं, धूर्तताएं हैं, या कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं या उसके जो तौर तरीके हैं उनका इस्तेमाल करती हुई एक चालाक वृत्ति है जिसको लोग पकड़ ले रहे हैं। उन्होंने मोदी जी ने जब ये माफीनामा वाला जारी किया था तो उन्हें लगा होगा कि एक ऐसी बयार सी बहेगी कि लोग एकदम कहेंगे वाह 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 वाह, कितने बड़े। लेकिन उसके साथ ही लोगों ने उनके खुद द्वारा कहे गए बहुत सारे ऐसे अपशब्द जो किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहे जा सकते और उनके लोगों द्वारा तो किए जा रहे अपराधों की श्रृंखला एक्सपोज कर दी।
पहले ये काम वो जुबैर जो अल्ट न्यूज के हैं वो और उनकी टीम कुछ किया करती थी, और उसको कुछ लोग देखते बढ़ाते थे, वो एक सीमा थी उसकी। सामने आईटी सेल होता था जो पहाड़ की तरह उसके अलावा बहुत सारी चीजें डाल देता था, डाइवर्जन भी कर लेता था, डिस्ट्रैक्ट भी कर लेता था। ये इनका जो ब्रह्मास्त्र था, और उसके लिए मीडिया था, एक चापलूस मीडिया जो गोदी मीडिया और पता नहीं उसको क्या क्या कहे, वो उसको शाम की बैठकों में इस सब में बहस करके सब लीप पोत देता था। ये सब ध्वस्त हो गया है। कम्युनिकेशन का फ्रंट बहुत अध्ययन करने लायक हो गया है इधर। अब मुझे तो बहुत कोफ्त होती है कि हम लोग बुढ़े लोग हैं, इसकी नई जो वाकफियत है और इन माध्यमों को समझने की जो योग्यता है वो हमें है ही नहीं। हम तो ये बच्चों के काम को देख के हतप्रभ है। उन्होंने इस महाकाय आईटी सेल को, जिसके पीछे बहुत सारा धन है और एक बहुत दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन को, उसके पीछे एक अदृश्य संगठन को, जो भी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहलाता है या पता नहीं उसको क्या कहें, वो अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता है, इन सब की जो एक मिलीजुली बहुत बड़ी सामर्थ्य थी, और जो सोशल मीडिया पे हमारी आपकी तरह की आवाजों को गुम कर दिया करती थी, वो इन बच्चों के मुकाबले में बुरी तरह से मुझे तो पराजित होती लग रही है। और इससे ऐसा लग रहा है कि दरअसल मामला जितना हम समझ पा रहे हैं उससे भी कहीं और ज्यादा गहरा, और ज्यादा बड़ा, और ज्यादा कठिन, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा रियल है। तो इसकी हम जितनी बार व्याख्या हम आप कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रमों में और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में, वो हर बार मुझे फिर बाद में लगता है उस वीडियो के जारी होने के बाद कि अरे ये जो मैं सोच रहा था ये तो उससे यहाँ ये आगे है, यहाँ ये अलग है। जैसे अभी हाल में ही आपसे कार्यक्रम से ठीक पहले मेरे पास 3-4 बच्चों के वीडियो आए। मेरा ख्याल इनमें से किसी की उम्र 20 साल भी नहीं होगी, बच्चियां हैं पर्टिकुलर। अरे उन्होंने क्या उसका विश्लेषण किया है, इतने कम शब्दों में वो करते हैं, जो उनकी मारक क्षमता है। मैं तो जब कोई कार्यक्रम करता हूं तो मान लीजिए उसको ड्राफ्ट करता हूं या उसके लिए कुछ नोट लिखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि मुझे कोई पंचवंच ही नहीं आता, मैं तो ऐसे ही बहता चला जाता हूं मैं अपनी बात में। और मुझे जो मेरा एडिट करते हैं वो कहते हैं सर आप वो तो करते हैं लेकिन इसमें पंच डालिए। अब ये सब हम लोगों को आता ही नहीं है, पंचर कभी जोड़ना न पंच डालना, जैसे आता है वैसे निकल जाता है। लेकिन ये बच्चे भाई कमाल करते हैं, सेकेंड्स में इन्होंने ध्वस्त कर दिया पूरे नरेशन। एक तो ये मुझे लगता है इससे सरकार में भारी डर है। सरकार हमारे आपके लिए जो समझ है वो दो ही लोगों की है इस देश में, मोदी जी और शाह जी। ये जो मोदी और शाह जी की सरकार, बाकी सब चाकर है। बाकी उन्होंने भी वही केजरीवाल जी की तरह बना लिया है कि वो अकेले मालिक, बाकी सब सबॉर्डिनेट या सर्वेंट। इनके यहाँ भी एग्जैक्टली वही है, रादर इनके यहाँ पहले से है, केजरीवाल जी ने उसको ऑप्ट किया है। केजरीवाल जी के यहाँ कोई सेकंड शाहवाह नहीं, इनके यहाँ है। तो ये जो मोदी शाह जी की जोड़ी है, ये चूंकि इनके पास भाई सूचना के वो स्रोत है जो हमारे आपके पास नहीं। इनके पास पूरी बड़ी इतनी देश दुनिया में सबसे बड़ी आबादी की एक बहुत विशालकाय सरकार है, जिसके पास विभिन्न किस्म की एजेंसियां हैं, जिनके पास विभिन्न किस्म के आधुनिक सॉफ्टवेयर्स हैं, पेगासस वगैरह सब है इनके पास। उसकी स्वीकारोक्ति हो न हो, लेकिन वो बिल्कुल इतनी सूचनाएं आ चुकी हैं कि वो अमल में है इनके पास। और हमें नहीं पता कि उस पेगासस के बाद क्या क्या चीजें और इजराइल वगैरह से ये हासिल करके हमारे आपके खिलाफ या नागरिकों की स्वतंत्रता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इनके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है। और दूसरे इनके पास एनालिसिस के लिए जो मेरे और आपके या हमारी तरह के पत्रकारों के पास लिमिटेड साधन है, लिमिटेड नॉलेज भी है, उसकी तुलना में इनके पास बहुत आधुनिक और बहुत आगे के लोग भी हैं, साधन भी है, और पैसा भी है, और सामर्थ्य भी है। तो इनको हमसे ज्यादा पहले सूचना है। जो सूचना हम अपने बहसों में ढूंढने की कोशिश करते हैं वो इनके पास ये पहले से प्राइवी है, इनके पास है। तो ये जान रहे हैं कि ये जो गुस्सा है ये असाधारण है, और इसका खतरा भी उससे भी असाधारण है। ये हम आप भले न उतना समझ पाए, ये समझ रहे हैं। और ये गायब रहने के पीछे जो वजह है वो यही है कि ये समय निकाल रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको, और मेरा ख्याल है कि सफल अभी तक नहीं हो पाए हैं, कि ये जो परिस्थिति है, अब तक इन्होंने हर किस्म की परिस्थिति की काट की। जब 240 सीट आई तो हम सब लोग लोकतंत्र में जो विश्वास रखते हैं बड़े उत्साहित हो गए कि अब जो है समाज में इनको चैलेंज मिलना शुरू हुआ है। लेकिन इन्होंने तुरंत उसमें उलटफेर कर दिया और राज्यों के चुनाव में चीजें एकदम अपने पक्ष में बदल ली, यहाँ तक कि बंगाल तक जीत लिया। और फिर
लोगों को इनका उत्तर ये होता था कि चुनाव के नतीजे को देखिए, जनता क्या चाहती है वो आप क्या बता रहे हैं वो उधर देखिए। लेकिन इस आंदोलन ने इन सारी सफलताओं को बेमानी कर दिया है। शीतल जी और आप जो कह रहे हैं, शीतल जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है और बहुत अच्छा विश्लेषण है। मैं पूरी तरह, हम दोनों दरअसल एक ही मुकाम पर खड़े हुए हैं इस मामले में। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, इससे और उस आपने विश्लेषण किया है उसमें एक नई बात और आएगी। पहली बात तो ये कि इतना सक्षम सूचना तंत्र होने के बावजूद, जिसमें सरकार का भी है, इनकी पार्टी का भी है, इनके आईटी सेल का भी है और भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उनका भी होगा, सब मिला जुलाकर सूचनाओं के भंडार, इन ये लोग ये अनुमान लगाने में विफल रहे कि दिल्ली में 20 तारीख को 50,000 से 1 लाख लोग आ जाएंगे। ये अनुमान लगाने में विफल रहे, उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। और इस बात को लेकर जब नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा के जनरल सेक्रेटरीज की बैठक हुई पार्टी मुख्यालय में, तो उसमें बार बार ये बात कही गई कि ये क्यों नहीं हम पता लगा पाए, आईबी से पूछिए ये क्यों नहीं हम पता लगा पाए, ये लोग कहां से आ गए इतने लोग, ये तो उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्योंकि अगर लोग बहुत कम होते तो वो तो कार्यक्रम ऐसा होता ही नहीं जैसा हुआ, घटनाक्रम ऐसा होता ही नहीं। दूसरी बात, ये जो पता लगाने में विफल रहने वाली बात थी, ये बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को बहुत बुरी लगी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इसी तरीके से सिटिंग डक की तरह बैठे रहेंगे और जेन जी इनको तड़ाक से इनके ऊपर निशाना मारेगा। भाई, जैसे कि हमारे एक मित्र ने कहा कि ये आंदोलन का जो पर्चा था वो तो मोदी जी ने सेट किया था, जैन जी ने आके उसके सवाल बदल दिए, इसलिए वो उनके हाथ में नहीं रह गया और परीक्षा के परिणाम कुछ और निकले, जैसे मोदी जी चाहते थे। पूर्व निर्धारित परिणाम नहीं निकले, बल्कि कुछ और परिणाम निकले परीक्षा के। तो ऐसी स्थिति मोदी जी को ये बहुत बुरा लगा कि ये तो बिल्कुल, जैसे फुटबॉल में सेट पीस होता है ना, इसमें पेनल्टी में शूट गोल मारा जाता है तो 99.9% जो है गोल हो ही जाता है। तो ये तो 99.9% गोल होने की उम्मीद थी इसके अंदर, जो कि नहीं हो पाया। तो ये चीज नरेंद्र मोदी को बहुत खराब लगी है। इससे नरेंद्र मोदी को लगा कि मुझे मामला कुछ अपने हाथ में लेना चाहिए, इसीलिए वो रात में जग के और कुछ बिल्कुल निजी अपने नौकरों की मदद से या अपने रसोइये की मदद से या अपने हज्जाम की मदद से ये सब बनवू के भेज रहे हैं, मतलब, और उसके अंदर इसी तरह बहुत खामियां भी हैं। इससे ये भी एक कयास हम लोग लगा सकते हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के सिपहसालार थे, अभी भी हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो कुछ थोड़े से इस मसले के कारण अकेले से पड़ गए, और अकेले पड़ जाने के कारण जो है ना, वो भी शायद अपने पूरी राजनीतिक हैसियत का पुनरावलोकन कर रहे होंगे। वरना इसमें क्या बात थी कि भाई संसद में आके जवाब दे देते मल्लिकार्जुन खड़गे का, संसद में आकर राहुल गांधी की बात का जवाब दे देते। ये जो अमित शाह की गैर मौजूदगी है, और मेरे ख्याल से अमित शाह का जो थोड़ा सा अकेलापन है सरकार के भीतर, और मोदी द्वारा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, मोदी खुद अपना। दूसरे एक खबर ये भी आई जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतरी जो हल्के हैं उनके बारे में जानकारी रखने वाले एक अपने मित्र पत्रकार हैं समीर चौगांवकर, तो उन्होंने एक पोस्ट लिखी, और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सरकार और बीजेपी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि एक वरिष्ठ मंत्री के परिजनों की तरफ से इस काकरोच आंदोलन की फंडिंग की गई। सरकार के पास ये सूचना है और सरकार इसलिए इसकी बहुत ही जबरदस्त जांच कर रही है। जब मैंने इसी सूचना को लेकर एक वीडियो बनाया तो उसको 4.5 लाख लोगों ने देखा। उस वीडियो को जाहिर है नितिन गडकरी की तरफ इशारा है। नितिन गडकरी के परिजन जो है, यानी उनके बेटे, वो 500 करोड़ रुपए तक मुनाफा उनकी कंपनी का एथेनॉल के कारण पहुंच चुका है, जो कुछ दिन पहले 2024 में 2 से 4 करोड़ हुआ करता था केवल। अब 500 करोड़ प्लस उनका मुनाफा है उनका। तो सीधे सीधे नितिन गडकरी की तरफ इशारा है और उनकी जांच पड़ताल हो रही है। नितिन गडकरी ने बम्बई हाई कोर्ट में मुकदमा डाल रखा है। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि इथेनॉल वाले मसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। भाई, ये तो ताल्लुक कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ था, जबकि मंत्री के तौर पे वो कैबिनेट मीटिंग में तय हुए किसी भी फैसले से अपने आप को, अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी की वजह से वो उनका भी फैसला है। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर ही उस फैसले की जिम्मेदारी फेंकना कानूनी रूप से अपने ही दायर किए हुए इस्तिगासे में
और लिखित रूप से फेंकना मत जो है एक बड़ी बात है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ अंदर ऐसा पक रहा है। एक तरफ है अमित शाह का अकेलापन, दूसरी तरफ है नितिन गडकरी के खिलाफ चल रही एक भीतरी जांच, जिसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा, और हवा में लटका हुआ एक निर्णय जो कि अभी तक नहीं लिया गया है। एक निर्णय जो नहीं लिया गया है कि आखिरकार इस आंदोलन के ऊपर सरकार की नीति क्या होगी। अनुराग ठाकुर का वक्तव्य तो कोई नीति नहीं है, अनुराग ठाकुर का वक्तव्य तो कोई रणनीति नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो माहौल बन रहा है सरकार के भीतर, ऐसी पहली अनिश्चितता, सरकार के सिपह सालार का अकेलापन, सरकार के सबसे भव्य छवि वाले मंत्री की सरकार के भीतर प्रतिष्ठा में क्षय, उनके ऊपर संदेह कि वही सरकार के खिलाफ आंदोलन करवा रहे हैं ताकि मोदी और शाह को असहज किया जा सके। शीतल जी, आपने जो ये बात कही है और आपने एक अच्छा संदर्भ दिया है चौगांवकर साहब का, निश्चित तौर पर हम लोग जो है उनकी पोस्ट को गंभीरता से लेते हैं, जो उस तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ इशारे करती है। क्योंकि इस दौर में जो शाह और मोदी जी ने पैदा किया है, इसमें एक ये भी इनके साथ एक चीज है कि इस दौर में सूचनाएं बाहर नहीं आती। उनका हाल ये है कि उनके राइट विंग के लिए सोशल मीडिया और सब पर लाठियां चलाने वाले या मीडिया में उनके लिए कत्ल करने वाले लोगों को पता ही नहीं था कि मंत्री जी का इस्तीफा होगा कि नहीं। वो सब ये मान के चल रहे थे कि इस्तीफा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोगों ने एक शाम पहले तक इसी तरह के कार्यक्रम बनाए, इसी तरह के बयान दिए, इसी तरह के दावे किए, क्योंकि उसके एक शाम पहले टेलीविजन चैनलों पे पूछा जा रहा था, जो इस खबर से उत्साहित थे जो उसके 2 दिन पहले घटी थी कि सोनम वांगचुक ने अपना व्रत तोड़ दिया था, और व्रत उन्होंने बीजेपी वालों के जूस पिलाने से या वो सूप पिलाने से तोड़ा था। तो उससे ये हो रहा था कि चीजें हैंडल में है सरकार के। सोनम वांगचुक की घटना से ये संदेश आया था कि जो नेतृत्व है इस आंदोलन का वो सरकार के साथ नत्थी है, जैसे उसके बारे में आशंकाएं पहले से थी। लेकिन और उसके 2 दिन बाद ये स्टेज आ रही थी, क्योंकि उसी के तुरंत बाद इस आंदोलन के जो नेतृत्वकारी युवा है उन्होंने तुरंत उसका खंडन कर दिया था, और सोनम वांगचुक के रोल को जहां तक वो हुआ वहां तक स्वीकार करते हुए उसके बाद के उनकी किसी भूमिका को एक तरह से टकार दिया था, और उन्होंने आंदोलन जारी रखने और ढंग से करने और बड़ी बात के लिए बात कह दी थी। तो वैसे में जब बात हो रही थी टेलीविजन चैनलों में और या अपने प्रोग्राम्स में ये सब आ रहे थे दक्षिणपंथी, तो ये सब दावे कर रहे थे। एक सबका, अब तो चूंकि ये डिजिटल चीज मिटाई नहीं जा सकती, सब उपलब्ध है। कई जगह ये उनसे पूछा गया तो आपको क्या लगता है इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, सब ने कहा नहीं होगा। तो ये तो एक बात साबित हो गई कि जो मोदी शाह डिस्पेंसेशन है, जो वैसे कई बार साबित हो चुकी है, कई बार मुख्यमंत्रियों के चयन वगैरह में इन लोगों के सारे स्पेकुलेशन मिट्टी मिल गए कि ये सब चाहे जितनी लाठी चलाते रहे हों उनके लिए, चाहे ये उनके लिए कितनी ही सेवारत हो, चाहे इन्होंने अपने जमीर को बेच के अपने आप को इतना शर्मिंदा भले ही कर लिया हो, लेकिन इन लोगों को कुछ पता नहीं होता। वहां जो फैसले होते हैं वो उन्हीं तक सीमित है, और ये जितने भी लोग हैं ये सब लोग स्पेकुलेट करते हैं, और इनके स्पेकुलेशन ज्यादातर बार धराशायी होते हैं। तो ये है, चौगांवकर साहब इसमें थोड़ा सा भिन्न है। वो अपनी इतनी क्लोजनेस तो नहीं दिखाते, लेकिन उनकी बहुत सारी स्टोरीज में कुछ कंटेंट ऐसी होती है जो जिससे लगता है कि उसमें शायद अंदर की बात की कुछ ध्वनि है। मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट इस डिस्पेंसेशन को दे देता हूँ। लेकिन एक चीज हमारे सामने है कि ये जो मोदी और शाह जी की जुगल जोड़ी है, जो गुजरात में एक लंबा समय बिताकर फिर दिल्ली आई और दिल्ली में लंबा समय उन्होंने बिता ही लिया है, जिनके पीछे ऐतिहासिक सफलताएं हैं जिनके पास, जिनके नियंत्रण की हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन उनके इस नियंत्रण कार्यक्रम की वजह से उनके कुछ स्थायी, आप कह सकते हैं स्थायी अंतर्विरोध भी सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। जो गडकरी साहब की आपने बात की, ये उनमें से एक है। गडकरी साहब बिल्कुल अपने को लगा है, गडकरी साहब के कैंप से जो खबरें आती हैं उसके अनुसार उनको लगा कि एथेनॉल मामले पर उनको पिटने के लिए खुला छोड़ दिया गया। उनको ये लगा कि सरकार के किसी दूसरे मंत्री ने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस मामले में अमित शाह के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है, वैसे गडकरी साहब के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। जिस एक को खड़ा होना चाहिए था वो थे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी, वो चुप रहे।
तो अल्टीमेटली ये बाद में गडकरी साहब ने इस मामले को पुरी साहब पे डाल दिया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछो, ये मेरा फैसला नहीं है। उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्टर, और ये सही है कि फ्यूल का फैसला तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करती है, लेकिन फ्यूल को एम्प्लॉय करने का फैसला ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करती है। फ्यूल कौन कौन से हो सकते हैं ये रिसर्च तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की है, लेकिन उसके बाद उसको हम किस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में परमिशन देंगे ये काम करने का काम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का है। तो ये फैसला अकेला नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कैबिनेट ने फैसला लिया है जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री जो है जवाबदेह हैं, जिससे कोई जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। तो गडकरी जी का ये बयान जो था ये टेक्निकली गलत भी था कि उस कैबिनेट में ये वो कहते कि ये मंत्रिमंडल का फैसला है, ये सरकार का फैसला है, मंत्रिमंडल का फैसला है, और जो संबंधित मंत्री हैं वो इसके बारे इनसे पूछिए। तो ये तो आपने जो पॉइंट पकड़ा है बिल्कुल सही पकड़ा है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी है और जिसमें शंका पूरी है। अब इस आंदोलन को फंड करने में उनके परिजन शामिल हैं कि नहीं है, ये चलिए ये भी खुल जाएगा भविष्य में। लेकिन अब ये आंदोलन, मैं इससे आगे कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन अब इस तरह के किसी फंड पर निर्भर ही नहीं, ये मन में चल रहा है, ठीक, ये हृदय में चल रहा है, मनों के आंदोलित होने पर ही आंदोलन हुआ है। ये आंदोलन परिस्थितियों पर आश्रित है, ये परिस्थितियों का प्रतिकार कर रहा है। तो अब इसे फंड की या किसी चीज की कमी नहीं रोक पाएगी। और जहां तक हमारे गृह मंत्री जी की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी उनका बहुत अच्छा संबंध है, हम लोग जानते ही हैं। तो चाहने का जहां तक सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी सदिच्छा ही रखते होंगे, ये तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो कौन कौन कहाँ किस किस तरह से क्या मदद करेगा, वो सब तो परतें खुलेंगी और ये अंतर्विरोध आएंगे। और हमने हमेशा देखा है, 77 में बहुगुणा जी, जगजीवन राम जी तोड़ के अलग हुए, 87 में खुद वीपी सिंह अलग हो गए थे, 12-13 में ऐसा नहीं हुआ ज्यादातर, लेकिन पूरी सरकार ही डिफेंसिव हो गई थी, एकदम पटरा हो गई थी। मुझे 12-13 वाला मामला जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है कि ये सरकार डिफेंसिव हो गई है, सरकार में कोहेसिवनेस नहीं है, कैबिनेट के फैसले हैं लेकिन पूरी कैबिनेट उसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, सब कंफ्यूज हैं, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रणाली खत्म है, क्योंकि चीजों को केंद्रित कर लिया गया है, इसलिए एकाएक उसको विकेंद्रित कर पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये केंद्रीकरण की समस्या है, जिसकी वजह से आज अमित शाह जी के साथ कोई दूसरा हमें उस तरह से खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। और जो मीटिंग नितिन नवीन ने की, मैं तो इन मीटिंगों को बोगस मानता हूँ, क्योंकि ये लोग भी प्राइवी नहीं है किसी इंफॉर्मेशन के, उनकी कोई हैसियत नहीं है। डिस्पेंसेशन है ये किसी को हैसियत ही नहीं देता कि उसकी कोई औकात हो कि वो किसी चीज से प्राइवी हो सके, उन चीजों से जो चीजें इनके दिमाग में चल रही होती हैं। एक मेरे मन में शीतल जी शंका है, वो मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, वो ये है कि नरेंद्र मोदी की अगर आप राजनीतिक जीवन पर गौर करें तो पाएंगे कि वो अक्सर कोई एक बड़ा धमाका करने के मूड में रहते हैं, बड़ी बात करने के मूड में रहते हैं, कोई बड़ा काम करने के मूड में होते हैं, काम उनके सफल हो या ना हो, लेकिन वो करते ऐसा ही है। तो सफल विफल विवाद तो चलता रहता है, लेकिन उनकी शैली ये है। बिल्कुल, ये हो सकता है कि दोनों गुजराती बंधु जो है इस वक्त जो घोट रहे हो बैठ के, उसमें यही हो कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि फिर अभी तक जो कुछ हुआ है वो सब महत्वहीन लगने लगे और सारा ध्यान उसी तरफ चला जाए। कोई ऐसा बड़ा धमाका, ऐसे मतलब नोटबंदी एक इस तरह का धमाका था, या मंत्रिमंडल में कुछ बड़े मंत्रियों का निकाल दिया जाना, हो सकता है गडकरी जी को निकाल दिया जाए। गडकरी जी के जो समवयस्क वरिष्ठ मंत्री हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी और शायद अभी भी है, उनको निकाल दिया जाए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको निकाल दिया जाए तो उससे एक सनसनी छा जाएगी चारों तरफ। या कोई और सुरक्षा संबंधी, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कोई धमाका किया जाए, वो उसकी बहुत अंदेशे जताए जा रहे हैं। तो वो लोग इसकी सब कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये सब जो हो रहा है कि भाई हमें गालियां दी गई वगैरह, ये सारी बातें जो है वो एक तरह का डायवर्जन हो, कि लोग इसी पे गौर करते रहे कि भाई किसने गलती दी, किससे माफी मंगवाई गई, क्या गाली, इसी में लोग लगे रहे। और ये पीछे कोई एक ऐसी खिचड़ी पकाए जो सबको सत्ते में डाल दे बाद में, और उसके आगे जो जैन जी का आंदोलन है, सरकार की जो पराजय है, वो भी एक छोटा मोटा तथ्य बन के रह जाए। ये काम भी कर सकते हैं ये लोग,
लेकिन मुझे इस पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि इस तरह की किसी कोशिश से भी वो काम करने में वो सफल होंगे। हाँ, ये बात सही है आपकी कि माहौल ऐसा है कि उसमें सफलता की उम्मीद कम है, लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं, ये मैं कहता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना कम बड़ी परिघटना नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतने दिन तक उसे लिंगर किया गया, झेला गया, तो ये बताता है कि उस स्तर पर अब कोई धमाका करने का प्रयास तो हो सकता है। और ये समझा भी जा सकता है, इस तरह के गलत अनुमान लगाए जा सकते हैं कि इससे ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ घटेगा इसकी मुझे संभावना नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब ये बात अमित जी के गले में फिलहाल गई है, ये आखिर में मोदी जी के गले तक जाएगी। मुझे अब नहीं लग रहा है कि, क्योंकि मैं जो आलोचना उनकी, यानी आप ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के गले में जो पत्थर था वो उतर के अमित शाह के गले में चला गया है और अमित शाह के गले से उतरकर मोदी जी के गले में लटकेगा। ये मोदी जी के गले तक जाएगा, ये पत्थर नीचे टहलेगा ही नहीं। मैं ये ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूं आज आपके कार्यक्रम में, लेकिन मुझे लग रहा है, चूंकि मैं जो आलोचना देख रहा हूं उसमें मैं किसी अमित शाह को लेके भी उतनी आलोचना नहीं, अमित शाह के इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आलोचना में सब जगह मोदी जी है। अब निशाने पर मोदी जी हैं, और मोदी जी की कलाबाजियां कितनी भी हों, वो कितने बड़े कलाकार हों, लेकिन जब जन ज्वार पैदा होता है ना, तो फिर वो हम लोग ये समझते थे कि पता नहीं भारत में वो कभी पैदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस पीढ़ी ने हमारे सारे निराशाजनक जो अप्रोच थी उस सबको ध्वस्त कर दिया है। इसमें इतनी संभावनाएं अब मुझे दिखती हैं कि मैं सच्ची बात तो यह है कि मैं बार बार स्वीकार कर रहा हूं कि उनकी क्षमता को मैं एनालाइज करने में अपने को नितांत असफल हर बार पा रहा हूं। हर बार वो मुझे मेरी अपनी धारणाओं में पराजित कर देते हैं और उससे आगे बढ़े हुए मिलते हैं।